हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैडू संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज चल रही है और हम लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था पार्ट 6 द स्टेट्स। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं 1951 से लेके टिल डेट, तो सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं। किस अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुआ ये सारा देखते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, हमने पिछले एग्जाम्स में देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं अमेंडमेंट से। ठीक है जी। सो आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखते हैं जी। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट फॉल्स अंडर द पार्ट 20th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट्स आती हैं जी पार्ट 20th में, राइट। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत हम भारत के संविधान को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बदलाव कर सकते हैं। एंड द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और हमने ये अमेंडमेंट का प्रोसेस कौन सी कंट्री से बोरो किया जी? हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। सो अंडर आर्टिकल 368 आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। ठीक है जी। सो फर्स्ट अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट कब हुई हमारे संविधान में? 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? 1951 में। ठीक है जी। इट एडेड 9 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे? 8। ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे? 8। ठीक है जी। और फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के साथ हमारा जो 9th शेड्यूल है वो ऐड हुआ। ठीक है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी शेड्यूल है ये 9th शेड्यूल है जो। ठीक है जी। दैट इज प्रॉपर्टी एंड लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है जी, इसमें प्रॉपर्टी एंड लैंड रिफॉर्म्स का सारा वेरवा दिया गया। ठीक है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी शेड्यूल माना जाता है 9th शेड्यूल को। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। 7th अमेंडमेंट 1956। ठीक है जी। 7th अमेंडमेंट कब हुई? 1956 में। ये इंपॉर्टेंट ईयर है 1956 में, और 7th अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंप्लीमेंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके साथ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ जी। ठीक है। अब जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो इंडिया में नई स्टेट्स बननी स्टार्ट हुई। जो पहले ग्रुप बी स्टेट्स होती थी, फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब में पेप्सू थी, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इस एक्ट के बाद पेप्सू कोलैप्स होगी, पेप्सू खत्म हो गई। ठीक है, वो पंजाब में ही मर्ज हो गई। ठीक है जी। सो उन्हें ग्रुप बी स्टेट्स बोला जाता था। जो प्रिंसली स्टेट थी वो खत्म होगी जी, और रेगुलर जो स्टेट्स बननी स्टार्ट हो गई। ठीक है। इट इंप्लीमेंटेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट and the seats in Rajya Sabha and in union and state legislature were reallocated। राज्य सभा में और यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा में और लोकसभा में जो सीट्स हैं वो रीएलोकेट की गई। क्यों? देखिए, अब नई स्टेट्स बनेंगी तो नई स्टेट्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स भी देनी है और नई स्टेट में स्टेट असेंबलीज भी बनानी है। ठीक है, तो उन्हें जो राज्यसभा में या लोकसभा में जो सीट्स का बंटवारा था, जो सीट्स थी वो रीएलोकेट की गई इस अमेंडमेंट के साथ, क्योंकि नई स्टेट्स बननी स्टार्ट हुई। डन। नेक्स्ट देखते हैं जी। 10th अमेंडमेंट 1961। ठीक है, 10th अमेंडमेंट 1961 के साथ क्या हुआ थी? इट इनकॉर्पोरेटेड दादर एंड नगर हवेली एज अ यूटी। इस अमेंडमेंट के साथ दादर एंड नगर हवेली क्या बनी? भारत की यूनियन टेरिटरी। ठीक है जी, क्या बनी? यूटी। डन। अभी तो दादर नगर हवेली दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूटी बना चुके हैं, पहले ये अलग अलग यूटीज थी। दादर नगर हवेली एज यूटी 61st अमेंडमेंट 1961 10th अमेंडमेंट के साथ। नेक्स्ट 12th अमेंडमेंट 1962। इसके साथ क्या हुआ जी? इट इंक्लूडेड टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव इनटू द इंडियन यूनियन। ठीक है जी। क्या हुआ था? 1961 में हमने गोवा पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और गोवा को पोर्चुगीज से छुड़वाया। ठीक है जी। और 1962 में फिर गोवा को इंडिया में शामिल किया गया। ठीक है जी। पहले गोवा को एज अ यूनियन टेरिटरी जब 1962 में शामिल किया तो यूनियन टेरिटरी ऐड किया गया, बाद में 1987 में से स्टेट बनाया गया। पहले ये क्या थी? यूटी। ठीक है जी। इट इंक्लूडेड द टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव इनटू द इंडियन यूनियन। ये क्या थी जी? पोर्चुगीज टेरिटरीज थी। गोवा, दमन एंड दीव क्या थी? पोर्चुगीज टेरिटरी थी। पोर्चुगीज से छुड़वा के हमने गोवा, दमन, दीव को इंडियन यूनियन में मिलाया और पहले इन्हें क्या रखा गया? यूटी। ठीक है जी। लेकिन बाद में गोवा क्या बन गई? स्टेट। डन जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 13th अमेंडमेंट 1962। ठीक है, 13th अमेंडमेंट 1962 के साथ क्या हुआ जी? इट इंसर्टेड आर्टिकल 371
आर्टिकल 371 ऐड किया गया टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड स्टेट को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई। नागास बहुत हॉस्टाइल थे, हमने काफी समझौते किए नागास के साथ, ठीक है। तो नागालैंड के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई इस आर्टिकल के अंडर आर्टिकल 371A, ठीक है जी, 13th अमेंडमेंट। जो हम ये बीच बीच में अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारे लिए जरूरी अमेंडमेंट्स, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, हम वही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो पूरी 106 अमेंडमेंट की लिस्ट है, ठीक है, वो हमारे लिए याद करना भी मुश्किल है और अनइंपॉर्टेंट भी है। तो हमारे लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वो करेंगे। डन जी। नेक्स्ट है 15th अमेंडमेंट 1963, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत बार पेपर में आती है, हम इसे कर लेते हैं जी स्टार मार्क। It raised the retirement age of high court judges from 60 to 62 years। पहले हाई कोर्ट के जजेस 60 साल की एज में रिटायर होते थे, इस अमेंडमेंट के बाद 62 इयर्स इनकी रिटायरमेंट एज कर दी गई, ठीक है जी। एंड एक्सटेंडेड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की पावर इंक्रीज कर दी, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को इंक्रीज कर दिया टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226। हाई कोर्ट की पावर बढ़ा दी कि अंडर आर्टिकल 226, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट में रिट इश्यू कर सकती है, ठीक है जी, इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इवन हाई कोर्ट किसी भी केस में रिट इश्यू कर सकती है, चाहे फंडामेंटल राइट्स या नॉन फंडामेंटल राइट कोई भी केस हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही रिट इश्यू करती है। और अंडर आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत ये हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, हाई कोर्ट की मर्जी है कि वो रिट इशू करे या ना करे। जैसे कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है और हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट ने हमारी सुनवाई करने से मना कर दिया, तो अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट मना कर सकती है जी, ठीक है। फिर हम कहां अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि फंडामेंटल राइट्स के केस में एक्शन लेना, लेकिन हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर, उसके डिस्क्रिशन के ऊपर है, वो एक्शन ले भी सकती है, मना भी कर सकती है, ठीक है जी। कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 15th अमेंडमेंट। नेक्स्ट 21st अमेंडमेंट 1967, अगेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जी। सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड एज 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, ओरिजिनली कितनी थी? 14 लैंग्वेजेस। इस अमेंडमेंट के साथ सिंधी लैंग्वेज एज अ 15th लैंग्वेज ऐड हुई जी हमारे 8th शेड्यूल में, ठीक है जी, सिंधी लैंग्वेज। नेक्स्ट 24th अमेंडमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है जी, 1971। It affirmed the Parliament's power to amend any part of the Constitution, including fundamental rights। इसने पार्लियामेंट को पावर दी कि ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। ये पावर प्रदान की गई पार्लियामेंट को, ठीक है। एंड इट मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। और राष्ट्रपति के लिए जरूरी, यहां से राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर कम होती है जी। इंदिरा गांधी इस टाइम प्रधानमंत्री थी देश की, इंदिरा गांधी के टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर कम की गई, ठीक है। इट मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए जरूरी कर दिया कि उन्हें मानना ही पड़ेगा, टू गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, कि अगर प्रेसिडेंट के पास संविधान संशोधन बिल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का कोई बिल जाता है, तो प्रेसिडेंट को अपनी असेंट, अपनी साइन करने ही पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेंगे देन इट विल पास ऑटोमेटिकली, तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर खत्म ही कर दी इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है जी। यहां से पावर खत्म होती है और इस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। डन, अगला देखते हैं। 31st Amendment Act 1973, it increased the seats of Lok Sabha from 525 to 545, 525 से 545 सीट्स कर दी थी लोकसभा की इस अमेंडमेंट के साथ। लेकिन यूटीज का जो रिप्रेजेंटेशन था उसे कम कर दिया गया, बट रिड्यूस्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज इन लोकसभा फ्रॉम 25 to 20। पहले यूटीज के पास 25 सीट्स थी, इससे कर दी 20 सीट्स। तो यूटीज की रिप्रेजेंटेशन कम कर दी, लेकिन स्टेट्स की बढ़ा दी और स्टेट्स को 525 से 545 सीट्स कर दी गई, ठीक है जी। इसमें 1973 में 31st अमेंडमेंट के साथ जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो हैं 552, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543, ठीक है जी।
पहले 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, उनको मिला के 545 होती थी, एंग्लो इंडियंस वाला कंसेप्ट अब खत्म हो गया। तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 543। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं 36th अमेंडमेंट 1975। इट मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। पहले जो सिक्किम है जी, ये इंडिया की स्टेट नहीं थी। सिक्किम एक राजशाही शासन था जहां पे चौग्याल, CHOGYAL जहां पे चौग्याल वंश के राजाओं का राज था। ठीक है जी। 1975 में अगर हम थोड़ी स्टोरी देखें तो रॉ ने सिक्किम में टेंशन क्रिएट की। उस टाइम रॉ के जो चीफ थे वो थे RN काओ, रामेश्वर नाथ काओ। रॉ ने सिक्किम में टेंशन क्रिएट की और सिक्किम को मजबूर किया गया भारत में विलय करने के लिए, और सिक्किम इंडिया में मिला जी हमेशा हमेशा के लिए, और सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट बनाया गया इंडिया का। चौग्याल वंश के राजाओं का राज यहां से खत्म हुआ और सिक्किम यहां पे इंडिया की स्टेट बनी 1975 में 36th अमेंडमेंट के साथ, राइट। चलो अगला देखते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, regarded as mini constitution। इस अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं जी? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ध्यान में रखना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट कब हुई? 1976 में। इट एडेड 3 वर्ड्स, इसने प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए। सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट है, IST कर लेना मैनेज। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल। ये 3 वर्ड कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल, 3 वर्ड्स ऐड हुए। ठीक है जी। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारा पार्ट 4th A है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है जी, और आर्टिकल है 51A, ये ऐड हुआ। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, रशिया से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है जी, ये ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट के साथ। नेक्स्ट, इट मेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम। पार्लियामेंट की पावर यहां से सुप्रीम होती है जी। इट मेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कौन सी चीज सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इवन पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। नेक्स्ट, इट ऑथराइज द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सर्टेन केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर। ठीक है, इसने सुप्रीम कोर्ट को पावर दी कि वो कुछ केसेस को ट्रांसफर कर सकती है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर स्पीडी जस्टिस। कुछ केसेस में जल्दी न्याय की जरूरत होती है जी, जल्दी न्याय मिल सके तो इसने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान दिया, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, एनक्लैट है, नेशनल कंपनीज लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, जिन केसेस में स्पीडी जस्टिस चाहिए उन केसेस के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए जी। ठीक है। नेक्स्ट, it empowered center to deploy armed forces in any state to deal with grave law and order situation। मणिपुर के एग्जांपल ले सकते हैं जी, बिल्कुल रिसेंट। अगर किसी स्टेट के हालात खराब है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब चल रही है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो सेंटर के पास ये पावर है कि वो अपनी आर्म्ड फोर्स, मिलिट्री या पैरामिलिट्री को भेज के उस स्टेट में शांति बहाल करने का काम करे, उस स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है उसको सही करे। ये ड्यूटी किसकी है? ये पावर है सेंटर की, और इवन अंडर आर्टिकल 355 ये ड्यूटी भी है सेंटर की। ठीक है जी, ये ड्यूटी भी है। नेक्स्ट, इट ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी फॉर एनी पार्ट ऑफ कंट्री और फॉर होल इंडिया। ठीक है, इसने प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो देश के किसी एक पार्ट के लिए या पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, और फॉर होल इंडिया। ठीक है, 1975 की इमरजेंसी फेमस सबको मालूम ही है, 1975 से 77 तक रही। ठीक है जी, जैसे बोला जाता है कि विदाउट एनी सॉलिड रीजन श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के ऊपर इमरजेंसी थोप दी, इमरजेंसी इंपोज कर दी, बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी, बहुत कुछ हुआ उस एरा के दौरान। ठीक है जी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर मिलती है कि वो पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के किसी एक पार्ट के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, इट मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसने जरूरी कर दिया कि राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के
के सलाह पे या मशवरे पे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये कुछ काफी बड़े बदलाव हुए इस अमेंडमेंट के साथ, तो इसलिए से क्या बोलते हैं जी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। जो 42nd अमेंडमेंट में प्रावधान दिए गए, इसमें कुछ प्रावधान उसमें खत्म किए गए, जैसे कि पहले अपन देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वाज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 31। अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था जी, हमारा फंडामेंटल राइट था। बट इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से खत्म कर दिया एंड प्लेस्ड इनटू न्यू आर्टिकल 300A। इसे एक नए आर्टिकल में डाल दिया 300 में एज लीगल राइट। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, हमारा लीगल राइट है, पहले क्या होता था, फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस हैड बीन रिप्लेस्ड विद द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन। जो वर्ड था जी इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके तहत भारत पे इमरजेंसी थोपी गई। ठीक है जी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पे ही, ग्राउंड पे ही भारत के ऊपर इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इस वर्ड को खत्म करके आर्म्ड रिबेलियन के साथ, कि अगर ऐसे थोड़ी बहुत कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी तो उसमें एक इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। हाँ, अगर हथियार बंद विद्रोह हो जाता है देश में, सिविल वॉर लग जाती है, तो उस केस में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है जी। और इसमें क्या बोला जी, कि वैसे प्रेसिडेंट, हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी एडवाइस रिकंसिडर करने के लिए भी बोल सकते हैं। इस अमेंडमेंट में ये प्रावधान भी दिया गया। ठीक है जी। और इस अमेंडमेंट में एक और प्रावधान दिया गया कि प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है, ठीक है, उसको सेशन बुला के, पार्लियामेंट का सेशन बुला के उसमें डिसअप्रूव भी किया जा सकता है। ये सोल पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दी तो हो जाएगी। तो ये चीजें रहेंगी इस अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट 1978 में। नेक्स्ट देखते हैं जी 52nd अमेंडमेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1985 राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान आई जी। इट वाज ब्रॉट ड्यूरिंग द राजीव गांधी गवर्नमेंट। It added 10 schedule to the constitution, that is Anti-Defection Act। इसके साथ संविधान में 10वां शेड्यूल ऐड किया गया, जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट। एंटी डिफेक्शन एक्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जी। जैसे इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन से पहले कोई पर्सन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है, अपनी पार्टी से रिजाइन करके अपनी पार्टी को छोड़ के किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इलेक्शंस के बाद ये चीज लागू नहीं होती। इलेक्शन जीतने के बाद, ठीक है, कोई भी एमएलए या एमपी अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जी। अगर इलेक्शन जीतने के बाद कोई एमएलए या एमपी अपनी पार्टी को डिच करता है, अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी को समर्थन देता है, दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन एक्ट लग जाता है, जो उसकी मेंबरशिप खत्म की जा सकती है, टर्मिनेट की जा सकती है। ठीक है जी। हाँ, इन केस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के टू थर्ड एमएलए या एमपीज इकट्ठे अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जैसे हमने अभी महाराष्ट्र के केस में देखा जी, ठीक है, शिवसेना के केस में, अगर 2/3 एमएलए या एमपी अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उस केस में एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होता जी। ठीक है, सो 2/3 केस में नहीं होता। अगर उससे कम एमएलए या एमपी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उस केस में होता है एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू। डन। चलो, नेक्स्ट है 56th अमेंडमेंट 1987। गोवा वाज मेड फुल फ्लैश स्टेट ऑफ इंडिया विद स्टेट असेंबली। ठीक है, ये हमने पहले भी बोला था कि 1987 में गोवा को यूटी से स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, गोवा को स्टेट डिक्लेयर कर दिया, और गोवा में क्या दी गई जी, स्टेट असेंबली एंड चीफ मिनिस्टर। डन। नेक्स्ट 58th अमेंडमेंट 1987। इससे क्या हुआ जी, अगेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एंड प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। भारत के संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है जी, संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और भारत के लोगों को प्रस्तुत किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और उस टाइम जो राष्ट्रपति थे इंडिया के, वो थे जी ज्ञानी जैल सिंह।
ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है जी, तो इस अमेंडमेंट से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट 61st अमेंडमेंट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जी। 61st अमेंडमेंट 1988, स्टार मार्क कर लो। इट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। पहले हम 21 साल की एज पे वोट डाल सकते थे, लेकिन अब 18 साल की एज में वोट डालते हैं। तो इससे वोटिंग एज को कम कर दिया गया, 21 साल से 18 साल किया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 61st अमेंडमेंट 1988, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बहुत बार ये अमेंडमेंट रिपीट हुई है जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 69th, अगेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट 1991। ठीक है जी, इससे क्या हुआ, इट इंसर्टेड आर्टिकल 239 AA एंड 239 AB। ठीक है, 239 AA एंड 239 AB इन आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया, डाला गया जी, विच प्रोवाइडेड नेशनल कैपिटल टेरिटरी डेजिग्नेशन टू द यूटी ऑफ दिल्ली, जिससे दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। ठीक है जी, और दिल्ली में स्टेट असेंबली और दिल्ली में चीफ मिनिस्टर। ठीक है, दिल्ली में स्टेट असेंबली दी गई, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रखा गया। ठीक है जी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का डेजिग्नेशन दिया गया जी। नेक्स्ट 71st अमेंडमेंट 1992, इट इंक्लूडेड मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 21st अमेंडमेंट के साथ हमारी 15th लैंग्वेज ऐड हुई थी। 71st अमेंडमेंट के साथ 3 और लैंग्वेजेस ऐड होती हैं, मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली, और टोटल हो जाती हैं जी 18 लैंग्वेजेस। ठीक है, 15th लैंग्वेज ऐड हुई 21st अमेंडमेंट के साथ, 3 लैंग्वेजेस और ऐड हुई, तो टोटल हो गई 18 लैंग्वेजेस अब तक 71st अमेंडमेंट तक। ठीक है जी, मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली। जो कोंकणी लैंग्वेज है ये गोवा में बोली जाती है जी, गोवा की लैंग्वेज है। राइट, नेक्स्ट है जी 73rd अमेंडमेंट 1992, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट। ठीक है जी, इट एडेड 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे 11वां शेड्यूल ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज पंचायती राज। ठीक है जी, इससे क्या ऐड हुआ, पंचायती राज। दुनिया में सिवाय भारत के कहीं भी पंचायती राज नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही पंचायती राज है। फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करने के लिए पंचायती राज, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। एक कमेटी बैठी थी, एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी ने रेकमेंड किया कि जो पंचायती राज है इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए। ठीक है, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिले। ठीक है, इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1986 में बैठी थी कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। फिर इस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बाद में 1992 में 73rd अमेंडमेंट के साथ पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है जी, और स्केड्यूल 11th ऐड किया गया। स्केड्यूल 11 के अंदर 29 आइटम्स आती हैं जी, जिनके ऊपर कानून बनाने का या जिसे लागू करने का प्रावधान पंचायतों के अंदर है जी। नेक्स्ट 74th अमेंडमेंट 1990, ये भी 2 है जी। ठीक है, 74th अमेंडमेंट 1992, इट एडेड 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे 12वां शेड्यूल ऐड किया गया। टोटल हो गया हमारे अब तक 12 शेड्यूल, और हमारे संविधान में कितने शेड्यूल हैं, 12। जब संविधान बना तब 8 थे, अब कितने हैं, 12। ठीक है जी, दैट इज म्यूनिसिपैलिटी, इससे क्या ऐड किया गया जी, म्यूनिसिपैलिटी, जिसे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। डन, और शेड्यूल 12th के अंदर आती हैं जी 18 आइटम्स। नेक्स्ट 86th अमेंडमेंट 2002, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जी 86th अमेंडमेंट 2002, क्योंकि इस अमेंडमेंट के साथ एक राइट ऐड हुआ और एक ड्यूटी ऐड हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, 2002 में इट एडेड आर्टिकल 21, इसने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A आर्टिकल ऐड किया, जो कि आता है फंडामेंटल राइट्स में। इट एडेड आर्टिकल 21A which made right to education as a fundamental right। जो राइट टू एडुकेशन है उसे क्या बनाया गया जी, फंडामेंटल राइट। 6 से लेके 14 साल तक एज, फ्रॉम 6 to 14 years ऑफ एज, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एडुकेशन मिले। ठीक है जी, ये उनका राइट है। ठीक है, ये उनका क्या है, राइट है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और ये पेरेंट्स की ड्यूटी है
कि पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं 6 से लेके 14 साल तक की एज में। ठीक है, सो एक ड्यूटी ऐड होती है और इससे एक आर्टिकल ऐड होता है। 11th ड्यूटी ऐड होती है फंडामेंटल ड्यूटीज में, और आर्टिकल 21A ऐड होता है, दैट इज राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं 89th अमेंडमेंट 2003। पहले जी जैसे अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग अलग है, पहले ये एक ही था। ठीक है जी, पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही था, एक ही था, दोनों एक ही कमीशन के अंडर आते थे। लेकिन इस अमेंडमेंट के साथ इस कमीशन को बाइफरकेट किया गया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग किया गया एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग किया गया विद 89th अमेंडमेंट 2003। ठीक है जी, पहले एक ही कमीशन था, इससे अलग अलग दो अलग अलग कमीशंस में इसे बांट दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं जी 91st अमेंडमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क रखो जी। 91st अमेंडमेंट 2003, it made mandatory that the total council of ministers must not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha and Vidhan Sabha। ठीक है जी, जैसे लोकसभा में या विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में मैक्सिमम 15% मेंबर्स ही मिनिस्टर बन सकते हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ है उनकी। ठीक है जी, टोटल स्ट्रेंथ के मैक्सिमम 15% मेंबर्स ही मिनिस्टर बन सकते हैं, इंक्लूडिंग पीएम एंड इंक्लूडिंग सीएम। सेंटर के केस में इंक्लूडिंग पीएम, लोकसभा के केस में इंक्लूडिंग पीएम एंड विधानसभा के केस में इंक्लूडिंग सीएम। मैक्सिमम 15% मेंबर्स ही मिनिस्टर बन सकते हैं, इससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 543, तो 543 का जो 15% अराउंड 78 मेंबर्स को ही मिनिस्टर बनाया जा सकता है, इससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते। ठीक है जी, ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजोरिटी में आ गई और उसने अपने 100-150 मेंबर्स को खुश करने के लिए मिनिस्ट्रीज दे दी, ऐसा नहीं है जी। मैक्सिमम 15% मेंबर्स को ही मिनिस्ट्रीज मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है। ठीक है, सो जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% ही होगी, किसकी? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा या फिर विधानसभा, दोनों में से। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 100th अमेंडमेंट 2015। इस अमेंडमेंट से लैंड बाउंड्री एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन हुआ जी इंडिया और बांग्लादेश में। हमने बांग्लादेश को करीब 100 के करीब एनक्लेव्स दिए और 55 के करीब एनक्लेव्स बांग्लादेश से लिए। ठीक है, तो इससे हमारा लैंड बाउंड्री एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जी आजादी के बाद जिन्हें किसी भी कंट्री का राइट नहीं मिला था, ना तो इंडिया का 1971 में, फिर बांग्लादेश बन गया, और ना ही बांग्लादेश का। ठीक है, वो बॉर्डर्स पे रह रहे थे, बहुत बदतर हालत में थे। ठीक है जी, उन्हें किसी भी कंट्री के राइट्स नहीं मिलते थे। तो इस अमेंडमेंट के साथ, ठीक है, जो एनक्लेव्स बांग्लादेश में चले गए उन्हें बांग्लादेश के सिटीजन होने के नाते जो भी राइट्स बनते हैं वो मिले, और जो एनक्लेव्स इंडिया में शामिल हुए तो उन्हें इंडिया के सिटीजन होने के नाते जो भी राइट्स बनते हैं वो सारे मिले। तो ये 100 अमेंडमेंट 2015 के साथ हुआ जी। ठीक है, नेक्स्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। इट इंसर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके साथ जीएसटी लागू हुआ जी। जीएसटी ऐड हुआ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A ऐड हुई इस आर्टिकल के, इस अमेंडमेंट के साथ। 101st अमेंडमेंट 2016, इट इंसर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है। ठीक है जी, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक सिंगल कॉमन टैक्स सिस्टम बनाया गया, दैट इज जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं जी 102nd अमेंडमेंट 2018। इट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया जी 102nd अमेंडमेंट के साथ। नेक्स्ट
103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंपॉर्टेंट है जी। इट प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो जनरल कास्ट में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उन्हें 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया जी 103rd अमेंडमेंट 2019 के साथ, और बहुत विद्यार्थी इसका लाभ ले भी चुके हैं ऑलरेडी। अगला देखते हैं जी 104th अमेंडमेंट 2020 में आई जी। इट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द सेसेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फ्रॉम 70 ईयर्स टू 80 ईयर्स। देखो जी, जो लोकसभा में और जो स्टेट्स की विधानसभा है, ठीक है, उनमें जो एससीज और एसटीज उनके लिए जो रिजर्वेशन दी गई है, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं, ठीक है जी, वो 10-10 साल के पीरियड में बढ़ाई जाती है, 10-10 साल करके बढ़ाई जाती है। तो 1951 में पहली बार बढ़ाई गई और 2020 तक 70 साल हुए थे, ठीक है, 10-10 साल करके बढ़ाते को। तो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और इसे 70 से 80 साल कर दिया, फ्रॉम 70 टू 80 ईयर्स, ठीक है जी। तो पहले नहीं, मतलब अब, ठीक है, तो ये जो 10 साल के लिए और बढ़ा दी गई है और 2030 तक ये लागू हो गया जी, कि 2030 तक लोकसभा में और जो स्टेट की असेंबलीज हैं, विधानसभा में एससीज एंड एसटीज को रिजर्वेशन दी जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, इट रिमूव्ड द रिजर्व्ड सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। पहले लोकसभा में और पहले लोकसभा में 2 और स्टेट असेंबली में 1 एंग्लो इंडियन की सीट होती थी। एंग्लो इंडियन जिसके पेरेंट्स में से एक पेरेंट इंडियन हो और एक पेरेंट ब्रिटिशर हो, ठीक है जी। तो ये प्रावधान भी खत्म कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस की सीट्स खत्म कर दी गई इस अमेंडमेंट के साथ, ठीक है जी। जो लोकसभा में 2 सीट्स थी और स्टेट असेंबलीज में 1-1 सीट होती थी, उसे खत्म कर दिया गया इस अमेंडमेंट के साथ। नेक्स्ट, 105th अमेंडमेंट 2021। इट रिस्टोर्स द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रिस्टोर वर्ड इसलिए यूज हुआ है जी क्योंकि जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये पावर पहले स्टेट के पास ही थी, बाद में सेंटर के पास ट्रांसफर हो गई और इस अमेंडमेंट के साथ दोबारा से स्टेट्स को ये पावर लौटा दी गई। इट रिस्टोर्स द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज to identify and specify socially and economically backward classes in the states, ठीक है जी। स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर है रिस्टोर कर दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज में जो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद से आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई कर सकती है जी कि स्टेट में या यूटी में कौन सी कास्ट या कौन सी क्लास है जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। तो इसे डिसाइड करने की पावर अब किसके पास आ गई? स्टेट्स के पास। ओरिजिनली स्टेट्स के पास थी, बाद में ये चली गई थी सेंटर के पास और वापस से ये पावर स्टेट को ट्रांसफर कर दी गई है जी 105th अमेंडमेंट के साथ। और लास्ट अमेंडमेंट है जी 106th अमेंडमेंट, सितंबर 2023 में हुई, ठीक है। इट प्रोवाइडेड 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है जी। जो दिल्ली स्टेट असेंबली एंड लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, ठीक है जी, महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, ठीक है जी, इस अमेंडमेंट के साथ 106th अमेंडमेंट के साथ लोकसभा में और दिल्ली असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये है जी 106 अमेंडमेंट्स, ठीक है जी। तो इसमें हमने जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बनती हैं वो सारी कवर कर ली हैं और ये आपको बहुत बहुत काम आने वाली है क्योंकि अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है जी। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमने काफ़ी कोशिश करते हैं कि ईजी लैंग्वेज में, जो हमारी रूटीन लैंग्वेज है उसमें ही हम समझा पाएँ। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जैसे कि हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज चल रही है।